बच्चों नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म द वाई वाला पे। आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 है, क्लास 12 केमिस्ट्री का। तो चैप्टर 4 में इससे पहले वाले वीडियो हमने केवल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, मतलब चैप्टर 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है, एफ और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो क्या होते हैं और आवर्त सारणी में उनको कहाँ पे रखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा ही उसमें जाना है, बेसिक चीजें क्या होते हैं और उनको कहाँ पे रखा गया है। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक। ठीक है, यानी कि इनको अलग अलग पढ़ना है, पहले आपको डी ब्लॉक पढ़ना है फिर एफ ब्लॉक पढ़ना है, चाहे आप पहले एफ पढ़ लो फिर डी पढ़ लो। ठीक है, पढ़ना दोनों को अलग अलग है। तो आज हम बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्व और इनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्वों को आखिर संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता चलेगा, और ये रंगीन रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इस वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, डी डी ट्रांजिशन क्या होता है, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं या पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अंत तक देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके जाना और अपने उन साथियों तक वीडियो को शेयर कर देना जो क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डी ब्लॉक तत्व। ठीक है, चैप्टर हमारा 4 है जिसका नाम है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये आपका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने केवल थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा है। ठीक है, डी ब्लॉक तत्वों की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, आपने एस ब्लॉक पढ़ा होगा। ठीक है, डी ब्लॉक आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। तो जब एस ब्लॉक पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन या विभेदी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते समय एस उपकोष में भरा जाता है। ठीक है, उनको ही हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। कुछ इसी प्रकार से ये भी हमारे वही तत्व होंगे। ठीक है, जिनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कौन सा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन है, और इसी अंतिम इलेक्ट्रॉन को विभेदी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विभेदी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो ये जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ये अगर आपका डी उपकोष में भरा जाता है, किसमें, डी उपकोष में अगर आपका ये भरा जाता है तो हम कहते हैं ये कौन से हैं, ये है भाई डी ब्लॉक के तत्व। किसके हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर डी सबसेल में जा रहा है तो वो कौन से हो जाते हैं, आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बाहरी उपकोष के पिछले वाले कोष में, कौन से में, बाहरी उपकोष के पिछले वाले कोष में, कोष पिछले वाले n-1 डी के उपकोष में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करेगा, n-1 डी। ठीक है, तो किस कौन सा है अंतिम वाला हमारा, n-1। ठीक है, ये सबसे बाहर वाले से एक पहले वाला उपकोष है। ठीक है, सबसे बाहर वाला कोष कौन सा होता है और उससे अंदर वाला ये कोष कौन सा होता है ये अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसे सपोज मैं लिख लूं यहाँ पर 21, ये किसका है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जब हम इसको भरना शुरू करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। अब यहाँ आता है हमारा 3d और क्या आता है, 4s, 3d और 4s आता है। लेकिन अब बात ये आती है कि हम इलेक्ट्रॉन पहले डी में भरें या एस में भरें, किस में भरें, एस में भरें या डी में भरें। अगर हम क्रम से भरेंगे तो पहले डी में भरे जाएंगे, फिर बचेंगे तो हम एस में भर देंगे, नहीं बचेंगे तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि डी में कितने आ सकते हैं, डी में हमारे 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं, पर हमारे पास बचे कितने, 2 2 4 6 10, यहाँ तक कितने हो गए, 10 और 2 12 और 6 18, यानी कि यहाँ तक हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके। कितने बचे, केवल 3 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने बचे हैं, 3, और ये 3 तो पी में आ सकते, डी में आ सकते हैं ना। अगर हम ऐसे करते हैं 3 और 4s 0। ठीक है, इस तरह से, पर ऐसे हमको नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जब ये बनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का, जब हुंड ने नियम दिया था उसी दौरान ये बात भी बताई गई थी कि इलेक्ट्रॉनों को जब भरते हैं तो उनके बढ़ते हुए ऊर्जा स्तरों में भरते हैं। ठीक है, किसमें, कक्षकों को बढ़ते हुए ऊर्जा स्तरों में भरते हैं। तो ऊर्जा स्तर ज्ञात करने के लिए वही एक नियम बताया गया था, n+l। ये n+l रूल जो है ये बताता है कि पहले आपको इसमें भरने हैं या आपको इसमें भरने हैं।
कौन बताता है? N+L, ठीक है, जो कि क्या बताता है? इससे हमें पता चलती है ऊर्जा किसकी? उपकोष की, उपकोष की ऊर्जा। जिसकी ऊर्जा कम होगी पहले उसमें भर देंगे, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी फिर उसमें भर देंगे। अब देखो अगर हम बात करें 3D और 4s, ठीक है, 3D और 4s, इनमें ऊर्जा की बात करते हैं, किसकी ऊर्जा कम होगी और किसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। तो ये N+L, ये जो संख्या होती है ये क्या होता है? हमारा n। ये जो आगे संख्या लिखी ये क्या है? हमारा n। तो इसके लिए n कितना हो जाएगा? 3, तो यहाँ लिख देंगे हम 3। इसके लिए n कितना हो जाएगा? 4, यहाँ लिख देंगे 4। L की बात अगर हम करें तो S, P, D और F, इनके लिए जो L के मान होते हैं वो हमारे अलग अलग होते हैं। इसका 0, 1, 2 और 3, ये L के मान है, ठीक है, किसी भी उपकोष के लिए। S के लिए L का मान 0, P के लिए L का मान 1, D के लिए L का मान 2 और F के लिए L का मान 3। हमारे पास क्या है? यहाँ पर देखो D है और D के लिए L का मान कितना है? ये आ गया। D के लिए L का मान कितना है? 2, ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 2। अब बात करते हैं इसमें क्या है? S, और S के लिए L का मान कितना है? 0, तो यहाँ रख देंगे +0। यहाँ पर जोड़ने पर कितना मिलेगा हमें? 5। यहाँ जोड़ने पर कितना मिलेगा हमें? 4। तो एनर्जी इसकी कम है, ठीक है, क्या है? ऊर्जा इसकी कम है और इसकी ऊर्जा इसकी ज्यादा है। तो कहा कि जिसकी ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, उसके बाद जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो सबसे पहले हमें S में भरना पड़ेगा। किस में भरना पड़ेगा? S में भरना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आपने ये 3D से पहले 4s लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? यहाँ लिखा जाता है 4s, और s में कितने आते हैं? 2 आते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? 3D, क्या आएगा? 3D। अब बचे कितने हमारे पास? 18, तो 20 हो गए, कितना बचा? 1, यानी कि D में कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। इसलिए ये पहले भरा जाता है क्योंकि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। इसकी ऊर्जा कम होगी, फिर इससे ज्यादा इसकी होगी, फिर इससे ज्यादा ऊर्जा इसकी होगी, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ 3D ना आकर पहले क्या आ जाता है? 4s। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो भरना पहले इसमें पड़ेगा, ठीक है, किसमें? पहले इसमें भरेंगे उसके बाद इसमें भरेंगे, क्योंकि ऊर्जा इसकी कम है इन दोनों की तुलना में। तो इसमें फिर उसके बाद इसमें, तो फाइनल बाद वाला हमारा क्या होता है? ये, ठीक है, डी वाले, ठीक है। अब देखो n-1 लिखा, n-1 के डी। n क्या है? ये जो वाली जो संख्या है ये क्या होता है हमारा? n, ठीक है। तो n-1 यानी कि 4 में से अगर हम 1 घटा देंगे, चलो यहां लिखता हूं, देखो ये n है, ठीक है, अंतिम वाला। इससे पिछले वाला हमारा कौन सा? ये है। तो 4 - 1 कितना बचा? 3 का d। तो 3 के d में भरे जाते हैं। किस में भरे जाते हैं? 3 के d में। यानी कि आपने जो सबसे अंतिम वाला कोष है उसमें से 1 कम कर देंगे तभी तो आएगा पिछले वाला कोष, ठीक है। कौन सा आ जाएगा? ये, ठीक है। n-1 के 3D उपकोष में भरे जाते हैं, ठीक है। किस में भरे जाते हैं? n-1 D के उपकोष में प्रवेश करता है। D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ यही होता है। देखो ये चीजें समझ में आ गई, इन चीजों को कहीं कहीं नोट कर लिया करो, ठीक है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो देखो ये क्या हो जाएगा? n-1। अगर हम इसको n में से 1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 ही तो आ जाएगा। देखो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये वाला क्या है लास्ट, इसमें से 1 कम कर देंगे तो 1 ही तो बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास? n-1, ठीक है। और n-1 में कितने हैं? s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ठीक है, दोनों के 2 में। फिर उसके बाद क्या होगा हमारा? n-1, p में कितने आ गए हमारे? 6 आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारा? n-1 d, ठीक है। d में हमारा 1 से लेकर 10 तक आ जाएंगे। फिर एक और बचा हमारा ns, 1 से लेकर 2। ये क्या हो जाता है? इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। क्या हो जाता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। n-1 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ठीक है। n-1 p में 6 हैं और n-1 d 1 to 10, ठीक है, यानी कि d में 1 से 10 तक आते हैं। और ns जो अंत वाला होता है ns, ठीक है, 4 तक, ये इनका क्या होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और इन्हीं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? इन्हीं को सामूहिक रूप से संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? ये थोड़ा सा आपको पिछले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन में पढ़ने को मिला होगा कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है। अब मजे की बात ये आती है कि अब तक ये जो हमारे तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं और एफ ब्लॉक के तत्व हैं,
इनकी कोई भी ठीक ठीक परिभाषा नहीं दी जा सकी है। ठीक है, इनकी अभी तक कोई ठीक ठीक परिभाषा नहीं दी जा सकी है, और एफ ब्लॉक तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो भी अभी तक ठीक से नहीं दिया जा सका है। ठीक है, वो भी क्या है, अभी विवादित है। ठीक है, उसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं और इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, तो ये बातें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। कह रहा है अब तक इन तत्वों की कोई ठीक एवं मान्य परिभाषा नहीं दी जा सकी है। ठीक है, तत्व तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन कह रहा है अब तक इन तत्वों की कोई ठीक एवं मान्य परिभाषा नहीं दी जा सकी है। ठीक है, कोई ऐसी परिभाषा नहीं है कि एक ही परिभाषा के आधार पर हर बार इनको एक्सप्लेन किया जाए। अभी हमने ये भी लिख दिया तो ये भी इसकी परिभाषा है। ठीक है, ये भी इसकी परिभाषा है डी ब्लॉक तत्वों की, क्या कि अंतिम इलेक्ट्रॉन पिछले वाले कोष के बाह्य कोष से, ठीक है, बाह्य कोष से पिछले वाले कोष के n-1 डी उपकोष में अगर प्रवेश करता है तो हम उनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये आप सीधे कह दो कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ये भी परिभाषा है। और यहाँ पर लिखा है इन तत्वों की कोई ठीक एवं मान्य परिभाषा अब तक नहीं दी जा सकी है। इनकी विशेषता, ठीक है, इनकी केवल यह विशेषता है कि ये अपने n-1 डी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है, n-1, ठीक है, यानी कि इस वाले कोष में इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं n-1 टी, ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक बंध बनाने में प्रयुक्त करने में सक्षम होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 4s में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके ये तो बंध बनाने में भाग लेते हैं, साथ ही साथ इनमें ये विशेषता होती है कि इनके जो डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी बंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है, ये भी इनके जो डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, तो इनकी एक ये विशेषता होती है। तभी इनमें होता है डी ट्रांजिशन, क्या होता है, डी संक्रमण होता है। ठीक है, जिस कारण ये रंगीन और रंगहीन यौगिक बनाते हैं। ठीक है, बंध बनाने में प्रयुक्त करने में सक्षम होते हैं। तो इनकी एक यही विशेषता है कि ये डी ब्लॉक में डी उपकोष में उपस्थित इनके जो तत्व होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉनों को रासायनिक बंध बनाने में प्रयुक्त कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो इस आधार पर इन्हें निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ये जो डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं रासायनिक बंध बनाने में, इस आधार पर इनको किस तरह से परिभाषित किया जाता है वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, इस आधार पर हम क्या लिखेंगे, इस आधार पर लिखेंगे हम वे तत्व, वे तत्व, ठीक है, कोई भी ऐसे एलिमेंट जो अपनी मूल अवस्था यानी कि परमाणु अवस्था या आयनिक अवस्था, और आयनिक अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, आयनिक अवस्था या परमाणु अवस्था, ठीक है, परमाणु अवस्था को मूल अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, पर वे तत्व जो जिनके लिख लो जिनमें उनकी मूल अवस्था या आयनिक, और इसी आयनिक अवस्था को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है, आयनिक अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था में, ठीक है, जो डी उपकोष होता है वो अपूर्ण भरा होता है। कैसा होता है, डी उपकोष होता है वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, आयनिक अवस्था में अपूर्ण डी उपकोष अपूर्ण, थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर लो, अपूर्ण रूप से भरे डी उपकोष
होते हैं, ठीक है। अपूर्ण रूप से भरे डी उपकोष होते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कह दो या डी ब्लॉक तत्व कह दो, ठीक है। तो इस आधार पर, किस आधार पर, मतलब इनकी कोई परिभाषा नहीं है और इनमें क्या विशेषता क्या होती है, N-1 डी उपकोष में जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। इस आधार पर इनको इस तरह से लिखा जा सकता है कि जिनमें मूल अवस्था या आयनिक अवस्था में अपूर्ण रूप से भरे डी उपकोष होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि केवल वे ही तत्व हमारे संक्रमण तत्व कहलाएंगे जिनमें डी उपकोष या डी कक्षक कैसे होंगे, इनकम्प्लीट होंगे, यानी कि अपूर्ण रूप से भरे होंगे। और अगर पूर्ण रूप से भरे होंगे तो उन तत्वों को हम डी ब्लॉक तत्व कहेंगे, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं होंगे, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्व तो होंगे लेकिन वो हमारे संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको पता चलेगा इस परिभाषा के अनुसार, तो थोड़ा सा मैं नोट कर ले रहा हूं क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसका नोट कर लो फटाफट से, ठीक है। तो ये जो परिभाषा दे रखी है, ठीक है, जिनमें उनकी मूल अवस्था या आयनिक अवस्था, इसी आयनिक अवस्था को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। अवस्था में अपूर्ण रूप से भरे डी उपकोष होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। इस परिभाषा के अनुसार क्या कहना चाह रहा है कि मतलब जिनमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होगा उन्हीं को हम क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कहेंगे, ठीक है। जो डी उपकोष है वो कैसा होना चाहिए, इनकम्प्लीट। अगर कंप्लीट है, ठीक है, तो वो इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि वो डी ट्रांजिशन नहीं करते हैं। यह देखो लिखा है, ये जो ऊपर परिभाषा लिखी है, इस परिभाषा के अनुसार, ठीक है, इस परिभाषा के अनुसार समूह 12, ठीक है, क्या है यहाँ पर लिखा है, समूह 12, ठीक है। समूह 12 के तत्व जैसे कौन कौन सा हो गया, जैसे आपका जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया, ठीक है। Zn, Cd और Hg इस श्रेणी में नहीं आते। ये जो तीनों एलिमेंट हैं वो इस वाली श्रेणी में नहीं आते, ठीक है। कौन सी श्रेणी में नहीं आते हैं, संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आते, ठीक है, या ट्रांजिशन श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि इनका जो आयनिक, ठीक है, और परमाणु अवस्था, ठीक है, दोनों में ही डी उपकोष कैसा होता है, पूर्ण रूप से भरा होता है, ठीक है। चाहे इनकी आयनिक अवस्था हो या इनकी परमाणुक अवस्था हो, ये दोनों ही अवस्था में इनका जो डी उपकोष है वो कैसा रहता है, पूरी तरह से भरा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन ऊपर परिभाषा क्या लिखी हुई है, ऊपर परिभाषा ये है, अपूर्ण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, अन्यथा वो डी ब्लॉक की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। संक्रमण तत्व तो नहीं गिना जाएगा, डी ब्लॉक से, डी ब्लॉक का तो एलिमेंट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन की बात कर रहा है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है। ये हमारा है 3D का, ये है हमारा 4D का और ये हमारा किसका है, 5D का, ठीक है। 3D, 4D, 5D, ठीक है। 3D और 4S, ठीक है, 4D और 5S, 5D और 6S, इनमें ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इनके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनका जो है, इनकी मूल अवस्था में, ठीक है, क्या लिखेंगे, मूल अवस्था, इसी को हम परमाणु अवस्था कहते हैं, ठीक है, परमाणु अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनकी अगर मूल अवस्था में इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो पहले हम बात करते हैं Zn की, कितना होता है इसका, 30 होता है, ठीक है। एक का भरेंगे, बाकी सबका सेम ही भरा जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2, 3p6 और 3d और 4s। अब बताया था कि इनमें ऊर्जा इसकी कम होती है इसलिए ये पहले आ जाता है, ये बाद में आता है, ठीक है। अभी हमने देखा था, तो पहले कौन सा आ जाएगा हमारा,
पहले आएगा हमारा 4s, उसके बाद क्या आएगा 3d, ठीक है। तो 4s में कितने आते हैं, 2 भर दो, फिर क्या बचा 3d। अब कितने होगा, 2 2 4 और 6 10 2 12 6 18, तो 20 कितने बचे हमारे पास 10, ठीक है। यानी कि ये हो गया इनका बाहरी कोर, ठीक है। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल भी जाएंगे फिर भी इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने रहेंगे 2, ठीक है। चलो पहले हम तीनों का बना लेते हैं, ठीक है, मूल अवस्था में। उसके बाद क्या है हमारा सी डी, ठीक है, क्या है सी डी, ठीक है। 48 सेम ऐसे ही भरना है, सेम ऐसे ही इसमें भरा जाएगा 4d और 5s, क्या आ जाएगा हमारा 5s और 4d, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम 5s में 2 और 4d में कितने आते हैं हमारे 10, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो 4d में कितने हैं 10, ठीक है। यानी कि डी कोष जो है वो कैसा है, पूरी तरह से भरा हुआ है, ठीक है। और एस भी कैसा है, कंप्लीट। अगर इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पहले इसमें से निकलेगा, क्योंकि हमने पहले एस में भरा है, जहां भरा जाता है पहले वहां से निकलता है। तो दो इनमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल जाते हैं, यानी कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कैसे होते हैं, इनका डी ऑर्बिटल है वो पूरी तरह से भरा होता है, ठीक है। अगला क्या है हमारा Hg, ठीक है, क्या है Hg 80, ठीक है, मरकरी। इसमें क्या भरेंगे हम, ये हमारा 6s और 5d, ठीक है, 6s और 5d। तो इसके भी डी में कितने रहते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अर्थात ये जो तीनों है, ठीक है, समूह 12 के ये तीनों एलिमेंट हैं, और इन तीनों एलिमेंट्स का हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते समय इनका जो डी कोष है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, ठीक है, पूरी तरह से कंप्लीट है, इसीलिए ये संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये तो था इनकी सामान्य अवस्था में, ठीक है, यानी कि मूल अवस्था में। अब यहाँ पर बात करते हैं इनकी ऑक्सीडेशन अवस्था या आयनिक अवस्था में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा, ठीक है। चलो एक या एक से अधिक, ठीक है, चलो एक से अधिक की बात करते हैं, एक में नहीं रहेगा, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। और ऑक्सीकरण अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, आयनिक अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें Zn की, तो Zn पे 2+ अगर हम कर दिया तो 2+ का मतलब है कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जा चुके हैं, तो कितने बचेंगे 28 बचेंगे, 30 - 2 कितने बचे 28। अब 28 का भरना है, डेड 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 डैश, यहाँ तक तो सेम रहेगा, क्यों कितना है 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यहाँ तक कितना है हमारा 18, ठीक है। तो 18 तक तो हमारा सेम भर गया। बाकी कहानी इधर की आती है, क्या है हमारे पास 4s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4s में थे हमारे पास 2, और 3d में कितने थे हमारे पास 10, ये था। हमने 2 इलेक्ट्रॉन कम किए हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे एस से, क्योंकि पहले हमने एस में भरे, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और देखो 3d में अब भी कितना है, अभी भी इसका जो डी कोष है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, ठीक है, पूरी तरह से भरा हुआ है। अर्थात ये हमारा डी ट्रांजिशन को नहीं दिखाएगा, इसलिए इसको संक्रमण तत्व नहीं कहते। इसकी बात करेंगे CD की, CD 2+ कितना है 48, कितना रह जाएगा 46 रह जाएगा, इसका भी भरते जाएंगे। तो पहले 5 में से निकल जाएंगे, तो 5s कितना बचेगा 0 बचेगा, और 4d कितना बचेगा 4d 10 बचेगा, ठीक है। तो ये इसका अभी जो d ऑर्बिटल है वो कैसा है, पूर्ण भरा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसकी बात करें मरकरी की, Hg 2+ कितना रह जाएगा, अब 78 रह जाएगा, ठीक है, डेड डेड डैश 6s। अब 6s में 0 बचेगा, और 5d में कितने रहेंगे 10 रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये ऑक्सीडेशन 1 या अधिक, जैसे 2 हो गई, इसमें भी ये जो है इनका डी कोष जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ रहता है, ठीक है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है, ठीक है। डी कोष पूर्ण होता है, ठीक है। तो ये हो गया इनका डी उपकोष पूरा, ठीक है। दोनों ही अवस्था में देखो, आयनिक अवस्था में भी हमें दिखाई दे रहा है डी उपकोष पूरा है, और परमाणु अवस्था में भी हमें दिखाई दे रहा है इनका डी उपकोष कैसा है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो उधर वाले को आप नोट कर लो, फिर बात करते हैं इसकी, ठीक है, समूह 11 के तत्वों की। लिख लिया, चलो इधर से मिटाते हैं।
चलिए, समूह 11 के कुछ तत्व हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना इसको। अच्छा, इधर कौन कौन सा हमारे पास, देखो, जबकि समूह 11 के, ठीक है, ये हमारा कौन सा है, 11, यानी कि इससे पहले वाला, ठीक है। समूह 11 के तत्व जैसे आपका Cu हो गया, Ag हो गया और Au निश्चित ही संक्रमण तत्व है, क्योंकि परमाणु अवस्था में इनका डी कोष पूर्ण भरा होता है। कौन सी अवस्था में, परमाणु अवस्था में तो पूरा भरा होता है, जबकि आयनिक अवस्था या एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था जैसे सेकंड सेकंड 3, ठीक है, यानी कि इसकी कितनी होगी +2 और इसकी +2 और इसकी +3, ठीक है। Cu2 प्लस Ag2 प्लस Au2 प्लस में Au3 प्लस में डी कोष अपूर्ण रूप से भरा होता है, ठीक है। तो जब अपूर्ण रूप से भरा होगा, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। और लिखा भी है ये निश्चित ही संक्रमण तत्व है। क्यों, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें d ऑर्बिटल जो होता है वो कंप्लीट भी है और इनकम्प्लीट भी है। इनकम्प्लीट होने पर ये कैसा दिखाते हैं, संक्रमण तत्व बन जाते हैं, कंप्लीट होने पर ये संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, ठीक है। और जो है इनका दोनों ही अवस्था में कैसा होता है, डी कोष अपूर्ण रूप से भरा होता है, ठीक है। परमाणु अवस्था में इनका डी कोष पूर्ण होता है, परमाणु अवस्था में तो पूरा होता है डी कोष, लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था या आयनिक अवस्था में कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, क्या है हमारे पास Cu, ठीक है, Cu, Cu का कितना होता है 29, ठीक है। तो इतना तो यही रहेगा 18। फिर क्या आएगा हमारा 4s और 3d, ठीक है। तो 4s में अगर मान लो हमने 2 भर दिए और 3d में हमने कितने भर दिए, कितने हो गए 18 तो 20 और 9, ठीक है। लेकिन इसमें हमने अपवाद भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, इसमें अपवाद पढ़ा था कि अगर यहाँ पर डी कोष में मतलब 9 हो और यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 4 हो, यहाँ पर 2 हो, तो यहाँ 9 का 10 हो जाता है, 4 का 5 हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो सारी बातें हम वहां पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ भरा जाएगा 1 और यहाँ भरा जाएगा 10, ठीक। इसी तरह से दूसरा हमारा क्या है, CuAu, क्या है हमारा Au, ठीक है। तो यहाँ कितना था 47, अब हो जाएगा इसका 47, पहले 48 था, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हमारा ये हो जाएगा 4s1 और 3d का हो जाएगा अब 4d 10। इधर क्या था हमारा Hg था, लेकिन अब क्या है हमारे पास Au, क्या है Au। उस समय क्या था हमारे पास 80 था, अब क्या रहेगा 79, ठीक है। तो एक हमारा 4s 5s रहेगा, यहाँ 5s 6s में से कम हो जाएगा और 5d में हमारा 10 रहेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो आयनिक अवस्था परमाणु अवस्था है उसमें भी इनका डी कोष जो है पूरी तरह से भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन आयनिक अवस्था की अगर हम बात करें, जैसे Cu2 प्लस ले लो, Cu2 प्लस यानी कि 2 कम कर दो, कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। क्या करेंगे, एक तो s में से निकल जाएगा तो 4s कितना बचेगा 0, और एक d में से निकल जाएगा तो d में कितना बचेगा 9, ठीक है। अब ये जो हो गया वो कैसा हो गया, अपूर्ण हो गया। कैसा हो गया, अपूर्ण हो गया, यानी कि इनकम्प्लीट हो गया। इसी तरह से इसकी बात करते हैं Au की। Au यहाँ पे कितना लिया है, Ag है ना सेकंड वाला, Ag, ये Ag वाला है, ठीक, Ag। तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा Ag, ठीक है। कितना है 79, 2 कम कर दो कितना रह जाएगा 77, ठीक है। यानी कि अब इसका जो 5s है इसमें से भी एक निकल जाएगा, यानी कि 5s में 0 बचा और 4d में कितना बचेगा, 4d में बचेगा 9, ठीक है। तो ये भी कैसा है, इनकम्प्लीट है। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, Au की, ठीक है। 3 प्लस कितना, 3 प्लस कितना था हमारा Au 79 और 3 कम कर दो कितना बचेगा 76 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 6s 0 हो जाएगा और 3d 4d 5d में कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। 5d में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए और कितना बचा 76,
हाँ ठीक है, तो 3 निकल गए, 2 इसमें से निकल गए और 1 इसमें से निकल गया। ठीक है, तो ये कैसा है, ये इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये यार 11 वाले हैं। ठीक है, समूह 11 के एलिमेंट हैं जिनका द्विउपकोष, ठीक है, परमाणु अवस्था में तो देखो पूरा भरा हुआ है, लेकिन आयनिक अवस्था में देखो इनकम्प्लीट है। ठीक है, जब आयनिक अवस्था में ये होते हैं या एक से अधिक ऑक्सीकरण स्टेट में ये होते हैं तो हम इनको कहते हैं क्या, संक्रमण तत्व। ठीक है, तभी ये हमारे होते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, पहले ये जो है इस श्रेणी में नहीं आते। ठीक है, पहले संक्रमण तत्व ये नहीं कहलाते। ठीक है, तो इसको नोट कर लो फटाफट। इसके बाद जानते हैं आवर्त सारणी में इनका स्थान क्या है। ठीक है, आवर्त सारणी में इनका स्थान क्या है। अब बात करते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनकी आवर्त सारणी में क्या पोजीशन है, आवर्त सारणी में इनका स्थान क्या है, यानी कि कहां पर इनको रखा गया है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में अगर हम इनके स्थान की बात करें या इनके पोजीशन की बात करें, ठीक है, तो इनको एस और पी, ठीक है, एस और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में रखा गया है, जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, जहां पर हमने समझाया था कि आवर्त सारणी बनती कैसे है और इनको कहां पर रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से इनको जो है एस और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में रखा गया है। ये था हमारा एस ब्लॉक, ये था हमारा पी ब्लॉक, और ये यहां से यहां तक का जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, ठीक है, दोनों तत्वों के बीच में रखा गया है इनको। जो एस ब्लॉक तत्व होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अत्यधिक प्रबल विद्युत धनात्मक, और जो पी ब्लॉक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यधिक दुर्बल रूप से विद्युत धनात्मक। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, अत्यधिक प्रबल विद्युत धनात्मक और अत्यधिक दुर्बल विद्युत धनात्मक, प्रबल और दुर्बल के बीच में रखने के कारण ही इनको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक दोनों के बीच में रखा जाता है। देखो कह रहे हैं कि आवर्त सारणी में इनको एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक तत्वों के बीच समूह 3 से 12 तक, ठीक है, समूह यहाँ 3 होता है, 3 से लेकर 12 तक, ठीक है, में रखा गया है। इनके 2 बाहरी कक्ष अपूर्ण होते हैं। कौन से बाहरी कक्ष, ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा था 4s और 3d, ये इनकम्प्लीट होते हैं। इसमें 1 से 2 तक भरे जाते हैं, इसमें 1 से 10 तक भरे जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं हर बार 2 ही रहे और हर बार 10 ही रहे। ठीक है, अपूर्ण होते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है। n-1 के ये n होता है, तो इसमें से अगर हम इसमें से 1 कम कर देंगे, ठीक है, n-1 यानी कि 4 - 1 कितना बचेगा, 3। इस 3 के डी उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, कह रहा है इसलिए इन्हें डी ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, डी में करता है इसलिए डी ब्लॉक तत्व भी कहते हैं। इनके दोनों बाहरी कोषों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। ठीक है, n-1 D1 to 10 और ns1 से 2 होता है। ठीक है, n-1 1 to 10 यानी कि n-1 का जो d होगा उसमें 1 से 10 तक भरे जाएंगे और ns जो होगा उसमें 1 से 2 तक भरे जाते हैं। ठीक है, ये होता है इनके सबसे बाहरी कोष यानी कि पिछले सबसे आखिरी वाले कोषों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब कह रहा है डी ब्लॉक के तत्वों का व्यवहार अत्यधिक विद्युत धनात्मक एस ब्लॉक तत्वों तथा अत्यधिक दुर्बल रूप से विद्युत धनात्मक पी ब्लॉक तत्वों के बीच होने के कारण इनका जो व्यवहार होता है वो इनके और इनके बीच का होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इसी कारण इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ऊपर लिखा हुआ है कि दीर्घ आवर्त सारणी में, ठीक है, दीर्घ आवर्त सारणी में इनको एस ब्लॉक तत्वों तथा पी ब्लॉक तत्वों के बीच में 10 खड़े कालमों में रखा गया है। और 10 खड़े कालम कौन कौन से होते हैं आपका, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो इनके बीच में इनको रखा जाता है। क्या है, कह रहा है देखो दीर्घ आवर्त सारणी में इन्हें एस ब्लॉक व पी ब्लॉक तत्वों के बीच 10 खड़े कालमों क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तथा 12 में रखा गया है, जिन्हें समूह या वर्ग कहते हैं। जो 3 से 12 तक की खड़ी लाइनें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, समूह या वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब 3 से 11 वाली नहीं, जितनी भी आपको ऐसी खड़ी खड़ी लाइनें मिल जाए आवर्त सारणी वो सभी हमारे समूह या वर्ग कहलाते हैं। और इन्हें निम्न 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है,
जिन्हें संक्रमण श्रेणियां कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण श्रेणियां कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, क्या है ये संक्रमण श्रेणियां? कुछ ऐसे, इधर को रहेंगे हमारे क्या? समूह, और नीचे को अगर हम आएंगे तो क्या होंगे हमारे? आवर्त। ठीक, समूह और आवर्त। ठीक है, इधर की बात करें तो इसमें हम लिखेंगे श्रेणियां। ठीक है, कौन कौन सी श्रेणी हमारी होती है? एक होती है हमारी 3D श्रेणी, एक होती है हमारी 4D श्रेणी, और एक होती है हमारी 5D श्रेणी। ठीक है, 3D, 4D, 5D और 6D। ठीक है, 3D, 4D, 5D और 6D, ये हमारी 4 श्रेणियां होती हैं। ठीक है, वही लिखा है, इनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन चारों श्रेणियों को हम क्या कहते हैं? संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इसको हम कहते हैं प्राथमिक। ठीक है, क्या कहते हैं? प्राथमिक, संक्रमण और श्रेणी। ये हमारी होती है द्वितीयक, संक्रमण और श्रेणी। ये हमारी होती है तृतीयक, संक्रमण और श्रेणी। ये हमारी होती है चतुर्थ, संक्रमण और श्रेणी। ये 4 श्रेणियां होती हैं हमारी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, यानी कि प्राथमिक संक्रमण श्रेणी, द्वितीयक संक्रमण श्रेणी और तृतीयक संक्रमण श्रेणी। ठीक है, 10 खड़े कॉलमों में रखा गया है। देखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इन 10 कॉलमों में इनको रखा गया है। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं हमारे? देखो, 3D, तो कुछ इस तरह से इन श्रेणियों को डिवाइड किया गया है 4 श्रेणियों में, 3D, 4D, 5D। ठीक है, और 3D श्रेणी के जो एलिमेंट हैं वो इस तरह से 1 से लेकर 10 तक, 4D श्रेणी के एलिमेंट यहाँ है, और 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। ठीक है, ये अपने आप में थोड़ा एक्सेप्शनल केस होता है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ LA 57 और यहाँ बात करें AC 89। ठीक है, तो ये होता है हमारा 89 और ये होता है हमारा 57। इन दोनों में क्या होता है? अपवाद होता है। ठीक है, 89 के बाद यहाँ पर 90 आना चाहिए, लेकिन कितना आता है यहाँ पर? 104। यहाँ 57 के बाद 58 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आता है? 72। यानी कि यहाँ से, ठीक है, ये 75 वाले से और 89 वाले से, इन दोनों से 14 तत्वों को निकाल कर यहाँ रख दिया गया है, और इन्हीं 14 तत्वों को 2 श्रेणियों में रखा गया है, जिन दोनों श्रेणियों को हम क्या कहते हैं? F ब्लॉक श्रेणियां। ठीक है, और इन दोनों श्रेणियों में जो तत्व होते हैं उन्हें कहते हैं F ब्लॉक तत्व। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का अगला टॉपिक है। D ब्लॉक के बाद हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है, विस्तार से। अभी हमारा काम है केवल D ब्लॉक तत्वों को पढ़ना। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है? तीसरा समूह, चौथा समूह, पांचवा समूह, छठा समूह, सातवां समूह, आठवां समूह, 9वां समूह, 10वां समूह, 11 और 12 समूह। ठीक है, इस तरह से हमारे ये 12 समूह होते हैं। ठीक है, तो इनको इस तरह से याद रखना है आपको। ठीक है, जैसे बनाया है ठीक इसी तरह से आपको इसको बनाना सीखना है। इसके बाद बात करते हैं इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका और F ब्लॉक तत्वों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो अब बात करते हैं डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहले से नोट कर लिया है। अगर इसको मैं एक एक करके भरता तो समय बहुत ज्यादा लग जाता और वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो डी ब्लॉक तत्वों के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता होगा? n-1 के डी कोष में जाता होगा। ठीक है, इनका अगर हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि सबसे पिछले वाले 2 शेल
जो कि कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, यानी कि अपूर्ण होते हैं। वो कौन सा होता है हमारा 3D और 4s। तो ये सबसे बाहरी वाला कोष है, ठीक है। n-1 डी में कितने रहते हैं, 1 से 10, और ns 1 से 2, ठीक है, होता है। इनका ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जहां n क्या है, n, ठीक है, जहां n बाहरी कोष है, ये जो n लिखा है ये क्या है, बाहरी कोष है, जिसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये जो सबसे बाहर वाला कोष है इसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, n-1, ठीक है, पिछले वाला कोष है, ठीक है। और जो n-1 लिखा हुआ है ये कौन सा है, लास्ट वाला कोष है, या इसी को क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, ठीक है। याद रखना है, क्या कहते हैं, सबसे बाहर वाले से पिछले वाले कोष को हम क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, ठीक है। जिसमें कितने होते हैं, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से 10 इलेक्ट्रॉन। संक्रमण तत्वों की 3D, 4D, 5D और 6s श्रेणियों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है, ठीक है। 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणियों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले लिखा हुआ है 3D श्रेणी, ठीक है, क्या है हमारे पास, 3D श्रेणी है, और 3D श्रेणी का यहाँ पर एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया है, किस तरह से लिखा जाएगा, बाकी का जो यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक सबका सेम रहेगा, यहाँ तक सबका सेम रहेगा। हम बात करेंगे केवल अंतिम दो सेल की, ठीक है। ये सबके लिए आपको सेम लिखना है 1 से लेकर 30 तक, ठीक है, 21 से लेकर 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27, 28, 29 और 30, ठीक है। अब देखो 4s, ठीक है, 4s में कितना आएगा इसके लिए, और 3D में कितना आएगा ये आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें हम कितने भरते हैं, इसमें हम पहले भर लेते हैं, 4s में हम पहले भर लेते हैं और d में हम बाद में भरते जाते हैं। तो केवल ये याद रखना है कि 24 और 25 के s में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी सब में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो कहाँ जाना है, इसमें भी 2 कर दो, इसमें भी 2 कर दो, इसमें भी 2 कर दो, और इसमें 1 कर दो, फिर इसमें 2 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 कर दो, फिर इसमें 1 कर दो, फिर इसमें 2 कर दो, ठीक है। अब डी में भरते जाओ, डी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे ये देखना है। ये 21 है, 2 मर गया तो कितना आएगा डी में 1, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 4 ना होकर कितना आता है यहाँ 5 आता है, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 6, 7, 8, 9 ना 9, ठीक है, तो हो गया 1, 2, 3, 5, फिर 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 5 और 6, फिर यहाँ आएगा 7, फिर यहाँ आएगा 8, फिर 9 ना होकर कितना आता है 10, और फिर कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो इस तरह से भरना है आपको डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक यानी कि 18 तक तो आपके सेम रहेंगे, बाकी की जो कहानी है वो आपको भरना है, ठीक है। बाकी की जो कहानी है वो आपको भरना है, 18 तक सेम रहेंगे। ये जो अंतिम वाले 2 कोष आपके अपूर्ण हैं उन्हीं के बारे में बात की। देखो 4s और 3D, तो 4s में 21 के लिए क्या आएगा, और इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके एलिमेंट लिखे हुए, ये परमाणु क्रमांक, ये 4s और ये 3D लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी 4D श्रेणी, क्या आता है 4D श्रेणी, ठीक है। तो 4D श्रेणी का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कि किसी एक के लिए इतना रहेगा, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक तो सभी में सेम लिखना है, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 10, 28, 2, 30 और 6, 36। बाकी ये 4s और 5s और 4D में कौन कौन से में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे वो यहाँ पर हमने लिख के रख दिया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 39 से लेकर 48 तक का, ठीक है, 39 से 48। 39 वाले के 5s में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, और 40 वाले के में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 41 वाले में 1 आएगा, और 42 वाले में 1, 43 वाले में 1, 44 वाले में 1, 45 वाले में 1, 46 वाले में 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और 47 वाले में 1, और 48 वाले में कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। और डी में कितना आएगा, देखो पहले में कितना आएगा 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, 5, फिर 7, 8, 10, 10, 10, 10। जब इनको आप इस तरह से भरेंगे, ठीक है, ये मान लो किसका, अगर मैं यहाँ लिख दूं 39 लिखने पर 5s में कितने लिखूंगा मैं, यहाँ पर 2 लिखूंगा, और डी में कितने लिखूंगा 1, ठीक है। फिर आप लिखेंगे 40 का, कितने का 40 का, तो यहाँ तक तो सेम रखना है, फिर इसमें 2 हो जाएंगे, ठीक है, किसमें हो जाएंगे, डी वाले में आपके 2 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको भरना है, ठीक है।
उसके बाद ये है हमारी 5D श्रेणी, ठीक है। कौन सी? 5D श्रेणी। 5D श्रेणी की अगर हम बात करें तो 5D श्रेणी में देखो दो होती हैं, एक तो इनसे एक्टिनाइड लेंथेनाइड बन जाता है और एक हमारा क्या रहता है 5D श्रेणी रहता है, ठीक है। लेंथेनाइड जो होता है वो 5D श्रेणी होता है। ये जो हमारा होता है इससे बीच वाले जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे कहाँ चले जाते हैं? F ब्लॉक में चले जाते हैं, ठीक है। तो 57 वाले की बात करें, क्योंकि 57 के बाद फिर कितना आता है? 72, जो कि अपने आप में एक बड़ी संख्या है। तो 57 वाले का आप इस तरह से भर लेंगे, ठीक है। 57 वाले का यहाँ पर भर के रखा हुआ है, इस तरह से आप भर देंगे 57 वाले का। और 72 अब कितना आएगा? 72 आएगा सीधे 57 से 72, उसका इस तरह से बनेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आपको सेम रखना है, यहाँ तक क्या करना है? सेम रखना है। बचे ये 5D और 6S, कौन सा? 5D और 6S। इसमें 72 वाले का भर दिया है, 5D में 2 आएंगे और S में 2 आएंगे, ठीक है। 72 वाले का ये देखो भरा हुआ है 72 वाले का, ठीक है। 72 S में 2 और D में, हाँ ये S में भी 2 है और D में भी 2 है, ठीक है। 73 की बात करेंगे तो S में तो 2 आएंगे, 6 S में 2 आएंगे, लेकिन 6D में 5D में कितने आएंगे? 3। 74 की बात करेंगे तो S में 2 और D में 4। 75 की बात करेंगे तो S में 2 और D में 5। 76 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? D में S में 2 आ जाएंगे और D में 6 आ जाएंगे। 77 की बात करेंगे तो D में 7 और S में 2। इस तरह से आप इसको जब लिखते जाएंगे तो इस तरह से आपका जो है एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जो किसका है? हमारा 4D श्रेणी का है, ठीक है। उसके बाद देखो 6D श्रेणी की अगर हम बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पूछा जाता है 6D श्रेणी वालों का, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इधर वाले एलिमेंट जो है ये अभी आपको पता नहीं, इनकी डिस्कवरी नहीं हुई है, ठीक है। तो इस तरह से ये कितने होते हैं हमारे? 89, ठीक है। 89 उसके बाद 89 के बाद सीधे कौन सा मिलता है हमें? 104 वाला मिलता है। कौन सा मिलता है? 104 वाला, ठीक है। तो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो भरने के लिए 89 वाला हमने यहाँ पर रख दिया, ये 89 वाला है ये, ठीक है पूरा। और उसके बाद 104, ये 104 वाला है, ठीक है। भरते जाएंगे 5D, यहाँ पर गया है 5D, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक तो दोनों का सेम है। उसके आगे इसमें एक F जुड़ जाता है, क्योंकि ये हमारे क्या है, ठीक है। F जुड़ जाएगा क्योंकि यहीं से निकाले गए हमारे F एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए इसमें एक F जुड़ जाता है, ठीक है। तो F भी इसमें भरा जाएगा 5F, 5F सीरीज का है, ये 4F का है, इसलिए इसमें क्या होता है? 4F जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये 5F और जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। 5F ऊपर वाले 5F नहीं जुड़ेगा क्योंकि वो 4F का है। बाकी यहाँ से आता है, ठीक है। 6D2 और 7S2, ठीक है। 6D2 और 7S2, ठीक है। ये बन गया हमारा 7S2 और 6D2। इस तरह से ये आपका हो जाएगा किसका? श्रेणी 6D का, ठीक है। 6D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं 2-1, ठीक है। अपवाद देखेंगे उसके बाद ये जो है वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप फटाफट से नोट कर लें, इन बातों को समझ लें कि किस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे, ठीक है। ये जो लाइन भरी है इसको याद रखना है, इसी आधार पर ये सब भरे जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ऊपर वाली जो लाइनें हैं इनको लिख दिया है जिससे कि आपको पता चल जाए। उधर पे 89 का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और इधर का 104 का यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ से यहाँ तक तो आप सेम ही भर लेंगे, ठीक है, 5D तक। उसके बाद ये इतना एक्स्ट्रा भरेगा। फिर इसके बाद देखो 6D और 7S में इलेक्ट्रॉन आएंगे, बस वो यहाँ पर दिखा दिया गया, 6D में कितने आएंगे और 7S में कितने आएंगे, ठीक है। बाकी आपको सेम ही भरना है, ठीक है। कुछ अपवाद है इसके 2-4, वो जान लेते हैं। हम बात करते हैं डी ब्लॉक तत्वों में कुछ अपवाद पाए जाते हैं, यानी कि कुछ एक्सेप्शंस पाए जाते हैं, वो क्या है, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। तो डी ब्लॉक तत्वों के कुछ अपवाद क्या है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। अपवाद मतलब कि जो वास्तव में होना चाहिए वो ना होकर कुछ और होता है, ठीक है। तो इन्हीं को हम अपवाद कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सामान्य ताप पर हमारी सारी धातुएं कैसी होती हैं? ठोस अवस्था में होती है। लेकिन अब धातु की बात करें तो Br क्या होता है उसमें? Br हमारा कैसा होता है? कमरे के तापमान पर लिक्विड होता है, ठीक है। वो हमारे क्या होता है? नॉन मेटल। मेटल की बात करें तो उसमें हम पढ़ते हैं कि मरकरी कैसा होता है? हमारा कमरे के तापमान पर लिक्विड होता है। तो ये क्या होते हैं? अपवाद होते हैं, ठीक है। सारे के सारे ठोस है, लेकिन एक कैसा है हमारा? एक द्रव अवस्था में पाया जा रहा है, तो वो क्या हो गया? उसका अपवाद हो गया, ठीक है। इसी तरह से कुछ चीजें इसमें भी हमें देखने को मिलती हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहले
अपवाद नंबर 1 कह रहा है कि डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने जिंक पढ़ा था, कैडमियम और मरकरी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था CU, AG, AU, ठीक है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पर विभिन्न श्रेणियों के अंतिम, ठीक है, विभिन्न श्रेणियों के अंतिम सदस्य, जैसे आपका Zn हो गया, पहले पढ़ लिया, CD पढ़ लिया, Hg पढ़ लिया है, में पूर्ण डी कक्षक होते हैं, जो कि अपनी मूल अवस्था तथा ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कि उसी को आयनिक अवस्था कहते हैं, में भी पूर्ण भरे रहते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहले इनका एक्सप्लेनेशन कर लिया है, दोबारा से नहीं करना है, ठीक है। ये संकुल बनाने के अलावा संक्रमण तत्वों के कोई गुण प्रदर्शित नहीं करते, केवल ये क्या कर सकते हैं, केवल और केवल ये संकुल बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल भी इनके बंध बनाने में भाग लेते हैं इसलिए, और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, ठीक, क्यों, क्योंकि इनका जो डी कोष है वो दोनों केस में, इनकी आयनिक अवस्था में और इनकी परमाणुक अवस्था में, दोनों केसों में कैसा रहता है, कंप्लीट रहता है, और कंप्लीट होने के कारण इनको हम डी ब्लॉक यानी कि संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक में तो आते हैं, जैसे देखो जिंक की बात करें, परमाणु क्रमांक कितना है 30, तो इस तरह से हम भरते हैं, ठीक है। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 और 3d10। अब देखो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट या आयनिक अवस्था में अगर हम इसका भरते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। 2 मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो 30 थे, कितने रह गए 28। तो पहले हमने S में भरे थे और S में से निकाल दिए 2, और फिर भी D में कितने रह गए, D में रह गए 10, यानी कि जो दोनों है वो कैसे हैं, कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए इनको हम इसमें नहीं गिनते हैं। दूसरा अपवाद है, कुछ अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि N-1D और NS कक्षकों के बीच बहुत कम ऊर्जा अंतर के कारण देखे जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा 4D होता है, 4s और 3D, इनके बीच में जो ऊर्जा अंतर होता है वो कैसा होता है, कम होता है। इसी कम ऊर्जा अंतर के कारण भी कुछ अपवाद हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हम बात कर लें Cr की, ठीक है। क्रोमियम 24 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो 4s2 और 3d10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4s2 और 3d10, जो कि कायदे से होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ना होकर क्या होता है, ये होता है हमारा 4s1 और 3d5, क्या होता है, 4s1 और 3d5, ठीक है। हम यही पढ़ते हैं और इसी को सही माना जाता है, इसको सही नहीं माना जाता है, ठीक। ऐसा होता क्यों, इसको क्यों माना जाता है, ये अभी पता चलेगा आपको, ठीक है। इसी तरह से 29 वाला भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। 29 होना क्या चाहिए, देखो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए कायदे से, ठीक है। इसी तरह से हम पढ़ते हैं। उसके बाद इसका ये ना होकर क्या होता है, इसमें देखो 4s में क्या हो जाता है 1 और 3d में कितने हो जाते हैं हमारे 10, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं और इसी को हम सही मानते हैं, ठीक है। इसको हम नहीं लिखते, तभी कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते समय, डी ब्लॉकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते समय में 24 वाले का और 29 वाले का विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है अपवाद, और ये अपवाद किस कारण होता है, डी और एस, ठीक है, क्या, डी और एन, ठीक है, यानी कि 3d और 4s के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है, इस कारण ये हमको दिखाई देता है, ठीक है। देखो कह रहा है ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूर्ण भरित या अर्ध पूर्ण भरित डी कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, या तो पूरी तरह से भरा हो, एक ऐसा हो पूरी तरह से आधा भरा हो। अब यहाँ मैं बात करूं इसकी 4s की, तो ये तो पूरा भरा है, 2 आते हैं 2 आ गए, लेकिन यहाँ अगर हम डी की बात कर ले तो डी में कितने आते हैं, 10 आते हैं, पर हैं कितने, 1 2 3 4, ये पूरी तरह से आधा भी नहीं भरा हुआ है। अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचा देंगे तो ये भी पूरी तरह से आधा भर जाएगा और ये भी पूरी तरह से आधा भर जाएगा, मतलब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ठीक वही कहानी यहाँ पर होती है, ठीक है, यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाता है तो इसमें कितने हो जाते हैं 10, अब ये भी आधा भर गया और ये पूरा भर गया, ठीक है। या तो आधे भरे हो या पूरे भरे हो, या पूरे आधे भरे हो या पूरे भरे हो, वही डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं, ठीक है। अगर 10 आ रहे हैं तो उसमें कितने आ जाए, 5 आ जाए, और 10 आ रहे हैं तो कितने आ जाए, 10 आ जाए, ठीक है। तो यही कक्षक हमारे कैसे होते हैं, अधिक स्थायी, ठीक है, मोर स्टेबल माने जाते हैं। अब देखो कह रहा है जिन्हें ऊर्जा विनिमय के आधार पर समझा जा सकता है, ठीक है, ये वाला और ये वाला ऐसा क्यों होता है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। ऊर्जा विनिमय, जिनका एक्सचेंज ज्यादा होगा वह उतना ही स्थायी होगा। तो हमने एक तो 3d4 ले लिया, ठीक है, एक तो हमने ये वाला ले लिया, एक हमने ले लिया 5 वाला, ठीक है।
3d5 वाला। अब इनमें देखना है एक्सचेंज किसके ज्यादा होते हैं। 4 भरेंगे 4, ठीक है 4 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं एक्सचेंज की, ठीक है विनिमय, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन के साथ में एक्सचेंज कर सकता है। जरूरी नहीं ये इलेक्ट्रॉन यहीं भी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कितने के साथ ये एक्सचेंज कर सकता है, एक तो इसके साथ कर लेगा, दूसरा इसके साथ कर लेगा और तीसरा इसके साथ, ठीक है। तो ये 3 जो है एक्सचेंज यहाँ पर दिखाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विनिमय, विनिमय कितने आ जाएंगे, यहाँ 3 विनिमय आ जाएंगे। अब देखो पहला इलेक्ट्रॉन तो इन 3 में रह सकता है, अभी जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जरूरी ना है ये यहीं पर हो, ये यहाँ पर भी हो सकता है और ये यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये 2 के साथ में एक्सचेंज करेगा, किसके साथ में, 2 के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर विनिमय कितने आ जाएंगे, यहाँ पे जो विनिमय होंगे वो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 2। अब तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये केवल इसके साथ ही एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर विनिमय कितना होगा हमारे पास, यहाँ पर विनिमय होगा कुल 1। तो कुल विनिमय की अगर हम बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। कुल विनिमय हमारे कितने हो जाएंगे, 6। तो यहाँ पर बात करेंगे कुल विनिमय, कुल विनिमय किसके लिए, 3d4 के लिए, बराबर कितने हो गए हमारे 6, ठीक है। कितने हो गए, 6 विनिमय हो गए। ऐसे यहाँ बात करते हैं 3d5 में कितने आएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भरे लेते हैं पहले, कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 सब में भर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि हमें सबका एक्सचेंज निकालना है इस तरह से। इसकी बात करेंगे तो ये इसके साथ भी एक्सचेंज दिखाएगा, इसके साथ भी दिखाएगा, इसके साथ भी दिखाएगा और इसके साथ भी दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ विनिमय की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ कुल कितने विनिमय हो जाएंगे, 1 2 3 4, कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4, ठीक है। कितने होंगे, 4। इधर की बात करेंगे, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ दिखाएगा, इसके साथ दिखाएगा और इसके साथ दिखाएगा। तो यहाँ जो विनिमय हो जाएंगे वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3, कितने हो जाएंगे, 3 विनिमय हो जाएंगे। आगे बात करें, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ दिखाएगा और इसके साथ दिखाएगा। तो यहाँ विनिमय कितने हो जाएंगे, यहाँ विनिमय हो जाएंगे हमारे 2, ठीक है। अभी एक एक्सचेंज इसका और बचा हुआ है, ठीक है। अभी जो है ये एक विनिमय और दिखा सकता है, 2 3 4 5, ठीक। चलो मैंने ऐसे छोटा सा बना दिया, 5। अब कौन सा है, चौथा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाला, ये केवल एक ही विनिमय दिखाएगा। तो यहाँ विनिमय बराबर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। कुल कितने, अब देखो अगर हम कुल विनिमय की बात करें, ठीक है, कुल विनिमय दिख रहा है, देखना कुल विनिमय किसके लिए, 3d5 के लिए। कुल विनिमय अगर हम 3d5 के लिए बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3d5 के लिए कुल विनिमय देखो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है। तो कुल विनिमय हमारे पास होंगे 10, कितने होंगे, 10। तो यहाँ विनिमय ज्यादा है और यहाँ विनिमय कम है और यहाँ कैसे हैं, अधिक, ठीक है। विनिमय जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें विनिमय ज्यादा होते हैं, इसमें विनिमय इस वाले में विनिमय कम होते हैं, इसमें विनिमय ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें विनिमय कम और इसमें विनिमय ज्यादा, ठीक है। इस आधार पर हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो जहां ज्यादा विनिमय आपको देखने को मिल जाए तो कहना कि वो हमारा क्या है, मोर स्टेबल है, ठीक है। अगर कोई पूछे इसका एक्सप्लेनेशन कीजिए तो इसी तरह से करना है, विनिमय दिखा देना है, उसको बताना है कि जो हमारे डी कक्षक होते हैं या तो वो पूरी तरह से पूरे भरे होने चाहिए या पूरी तरह से आधे भरे होने चाहिए, ठीक है। इनको हम ऊर्जा विनिमय के आधार पर इस तरह से समझ सकते हैं। बनाना है आपको, जितने इलेक्ट्रॉन भरे हो भर लेना, एक का, ठीक है, सबके साथ एक्सचेंज करना है। इसका हो गया, इसको छोड़ देना, फिर दूसरे का कर देना, फिर तीसरे का कर देना। इसी तरह से पहले का सबके साथ हो गया, छोड़ दो, दूसरे का सबके साथ हो गया, छोड़ दो, तीसरे का सबके साथ हो गया, छोड़ दो, चौथे का सबके साथ हो गया, बस सबको जोड़ देना। जिनके ज्यादा विनिमय आ जाए तो वही हमारा क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। इसलिए ये वाले जो है 4s2 3d9 अधिक स्थायी ना होकर 4s1 और 3d10 अधिक स्थायी होता है, ठीक है। सेम कहानी इसमें भी होती है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला लेक्चर, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में इनके कुछ भौतिक गुणों के साथ में, ठीक है। डी ब्लॉक तत्वों के भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ठीक है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और अगर आपने आप तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।